अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और प्यारे प्यारे भाई। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया इस नॉवल पर रमज़े इश्क पर। और हम बहुत ही जल्द 1K फैमिली कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर कर लें, बहुत ही कम रह गए हमारे 1K कंप्लीट होने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपने 2 एपिसोड्स, एपिसोड नंबर 44 एंड 45। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर रोज की 2 एपिसोड्स अपलोड होती है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी, तो आप आसानी से देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। अरहाम खानजादा ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन के 3 पीस सूट में मलबूस अहमद साहब के बहुत बड़े और शानदार ऑफिस में बैठा इनका इंतजार कर रहा था। ऑफिस बहुत शानदार और बहुत बड़ा था। ऑफिस की तमाम वॉल्स ग्लास पर मुश्तमिल थी। यहाँ का पूरा इंटीरियर ही अहमद साहब का था, जो कि बहुत बड़ा था। कितने ही मरले पर यह शानदार ऑफिस मुश्तमिल था। अरहाम ने यहाँ इस्लामाबाद में इतना शानदार और बड़ा ऑफिस नहीं देखा था। हर चीज से अहमद साहब की अमारत और शान शौकत झलकती थी। आज इसकी अहमद साहब के साथ मीटिंग थी, मगर वो पिछले आधे घंटे से इनका वेट कर रहा था, मगर वो नहीं आए थे। अरहाम हैरान हुआ था कि इसने तो सुना था कि अहमदी साहब बहुत प्रोफेशनल और पंचुअल हैं, मगर वो आज की मीटिंग में बहुत लेट थे। अरहम खानजादा की अहमदी साहब के साथ पर्सनली तौर पर यह मुलाकात थी। वो पार्टी में भी नहीं आ सके थे। अरहम ने झंझलाते हुए अपने रेस्ट वॉच पर नजरें दुराई। पौना घंटा हो गया था, मगर अहमदी साहब का कुछ नहीं पता था। दरवाजा खुलने की आवाज पर अरहम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। अहमदी साहब ब्लैक 2 पीस में मलबूस अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ अंदर दाखिल हुए थे। सॉरी जेंटलमैन, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आज बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वरना मैं तुम्हें कभी इतना इंतजार ना करवाता। अहमद साहब ने अरहम खानजादा से हाथ मिलाया। इट्स ओके, इट्स ऑनर टू मीट योर, इट्स अ ग्रेट प्लेयर। अरहम खुशगवारी से मुस्कुराया था। मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर मिस्टर। अहमद साहब बात करते रुके थे। अरहम खानजादा, अरहम ने अपना तारुफ करवाया। यस, आई फॉरगेट दैट। उम्र के जिस हिस्से में हूँ भूल जाता हूँ। अहमद साहब मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठे थे। अरहम खानजादा भी बम सा मुस्कुराता इनके साथ बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा, मगर आज मुझे एक हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी पर जाना था। अहमदी साहब ने लैपटॉप खोलते कहा कि ये वही हॉस्पिटल तो नहीं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल है, जो आपने तैयार करवाया है। अरहम ने अपनी बात कहते बेजारी आंखों से अहमद साहब को देखा। ये बहुत बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल बनने जा रहा था, जिसमें तमाम सहूलियात एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह मुहैया की जानी थी। इसने पार्टी में आते ही इस हॉस्पिटल के बारे में सुना था, जो अपनी बेटी के नाम पर बनवा रहे थे। हाँ, वही हॉस्पिटल है। मेरी बेटी की 2 माह पहले सालगिरह थी। वो 2 माह पहले ही पूरे 18 साल की हुई है। मैं इससे इसकी बर्थडे पर सरप्राइज करना चाहता था, मगर हॉस्पिटल की ओपनिंग में देर हो गई। अहमद साहब की बात करते आंखों में नमी के साथ दर्द और कड़प की परछाई लहराई, जिसे अरहम खानजादा की ज़ेरक निगाहों ने पल में देख ली थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रहे थे, मगर इनकी आंखों में एक कड़क था। आपकी बेटी बहुत लकी है जो आप इससे इतना प्यार करते हैं। अरहम खानजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं वो खुशकिस्मत है या बदकिस्मत मैं हूँ। अहमद साहब जेरे लब धीमे लहजे में बोलते अरहम खानजादा को चौंका आगे। वो इनके धीमे लहजे में बोले गए लफ्जों को सुनते शीशो पंज में पड़ा। जी अरहम के लब्बों से भी इख्तियार निकला। कुछ नहीं। अहमदी साहब ने चूमते हुए कुर्सी पर पहलू बदला। कुछ फाइल्स अरहम खानजादा की तरफ बढ़ाते मीटिंग स्टार्ट की। अभी इन्हीं मीटिंग शुरू की है, आधा घंटा ही हुआ था। अहमद साहब एक इम्पोर्टेंट पर्सनल कॉल पर मीटिंग मुलतवी करते चले गए। अरहम खानजादा की नजर टेबल पर रखी एक बुके पर पड़ी, जिस पर वुड वेलफेयर हॉस्पिटल लिखा था। अरहम के हाथ में बेख्तियारी में इस बुकलेट की तरफ बढ़े, जिसमें इस वेलफेयर हॉस्पिटल की तमाम डील्स लिखी थी। ये वही हॉस्पिटल था जो अहमद साहब ने तमीर करवाया था। वो नाम देखकर चौंका था। अहमद साहब की बेटी का नाम तोशना था। यहाँ हूड लिखा हुआ था। इतने बड़े इम्पेरियर का नाम भी हूड स्टेट ऑफ बिल्डर्स था। अहमद साहब की पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसका नाम भी हूड इंडस्ट्रीज था। हो सकता है अहमद साहब की एक और बेटी भी हो। इस दिन निशा ने इससे झूठ बोला हो। अरहाम ने अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए सोचा। अरहाम को निशा के साथ पहली मुलाकात याद आई थी। इस सरफिरी लड़की के ने यकीनन इससे झूठ बोला था। अरहम सर झटकते अपना मोबाइल पकड़े ऑफिस से बाहर निकल गया था। अब्रिश अपने कमरे में बैठी थी। वो कल रात के तमाशे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जरान भी कल रात के बाद कमरे में नहीं आया था। इसे समझ नहीं आता था कि इसकी बोल्डनेस, इसका कॉन्फिडेंस
तेज तरारी कहाँ चली गई है। इसे ऐसा लगता था कि जैसे जरान ने इसके पर काट दिए हों। इसे अब इस लड़ाई झगड़े से सबसे खौफ महसूस होने लगा था। अपने बाप पाशा को इसने चीखते चलाते अक्सर देखा था, मगर जरान खानजादा जितने गुस्से के तेज नहीं थे, जितना खौफ जरान से महसूस होता था, कभी अपने बाप से नहीं हुआ था। वो पहली मुलाकात में ही इस पर अपना आप जाहिर कर चुका था। इसने अपनी जिंदगी में इतना गजीला मर्द नहीं देखा था। अपरिश की आंखों के आगे कल रात का मंजर लहराया, जब इसने अपना हाथ शीशे की टेबल पर दे मारा था। कांच की करछियां किस तरह इसके हाथ में प्योसत हुई थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसके हाथ में चुभी करछियों ने इसे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। अपरिश ने अपनी ना हमवार सांसों का हमवार करते पेट्रोन के साथ टेक लगाए आंखें मीची थी। इसे अभी तक नहीं पता चला था कि अहल कहाँ है। वो अमेरिका में है या फिर जरान खानजादा के पास है। अगर जरान के पास है तो इसने अपने पास क्यों रखा है। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। वो जिले और अनाया का पता करती। कुछ दिन पहले इसने किचन में एक मुलाजमा से मदद मांगते हुए इससे मोबाइल लिया था। जिले का मोबाइल नंबर ऑफ था, लैंडलाइन नंबर तक ऑफ था, अहल का नंबर भी ऑफ था। जरान के खौफ की वजह से इसने जईम को कॉल नहीं की थी, वरना वो इससे जिले और अनाया का पूछ लेती। अगर इसे भंग भी पड़ जाती तो इसने जईम को कॉल की है तो यकीनन अब की बार वो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। मतलब कि उसको पता भी चल जाता कि इसने जईम को कॉल किया तो वो इसको मार ही डालता, काट डालता। बल्कि वो अपने ख्यालों में गुम थी कि अमीना खानम दरख्शां के हमरा इसके कमरे में दाखिल हुई। अब्रिश इन्हें देखते बेड से उठी थी। दरख्शां के हाथ में कुछ पैकेट्स थे। वो ये पैकेट्स बेड पर रखते कमरे से निकल गई। ये तुम्हारा वलीमे का सूट है, इसमें तुम्हारा जेवर सब कुछ है, आज तुम्हें भी दुल्हन बनना है। अमीना खानम ने अब्रिश को देखते स्पॉट लहजे में कहा। मेरा वलीमा? अब्रिश ने हैरानगी से बेड पर पड़े साजो सामान को देखते पूछा। हाँ, तुम्हारा वलीमा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए जरान ने भिजवाया है। इसने ही कहा कि आज तुम भी अबीर और पहाड़ी के साथ दुल्हन बनोगी। हमको समझ नहीं आता इसको क्या हो गया जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। हम जानते हैं वो तुमको दुल्हन बनवाकर सबको बताना चाहता है कि तुम भी अबीर और पहाड़ी की तरह इस घर का बहू है, इस हवेली का इज्जत है। लेकिन तुम हमारे बेटे के काबिल नहीं है। अमीना खानम तनफड़ बड़ी नजर अब्रिश पर डालते हुए बोली। आप सिर्फ मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? अमीना खानम ने अब्रिश की बात काटते तंदो तेज लहजे में पूछा। मेरी बहन और मेरे घर वालों को यरगमाल बनाकर मुझे अगवा किया, मुझे वनी के नाम पर अपने निकाह में लिया, मुझ पर हाथ उठाया। तब इसको याद नहीं था मेरी एक औरत होने के नाते भी इज्जत है, मुझे हक था, मैं अपनी मर्जी से शादी करती। आपके नजदीक ये बातें कुछ मायने नहीं रखती। अप्रिश ने मीना खानम की आंखों में आंखें डालकर सवाल किए। किससे करना चाहती थी तुम शादी? जईम से या फिर असफन से? अमीना खानम के लहजे में कारदार तंज था। अमीना खानम की बात पर अब्रिश का रंग लम्हों में खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ा। अब्रिश, तुम बड़ा इज्जत इज्जत की बात करता है। तुमने एक बार भी सोचा इस हवेली से भागने से पहले कि तुम्हारा ऐसा भागने से जरान का क्या इज्जत रह जाएगा? तुम ऐन निकाह के वक्त भागा था। इस दिन जरान ने तुमसे जो भी कहा वो बंद कमरे में कहा था, मगर तुमने पूरे गांव के सामने इसकी इज्जत का तमाशा बना दिया। अगर हमारा जरान इस गांव के मर्दों की तरह होता, तुम्हें और जईन को बंद कमरे में देकर सबसे पहले गोली तुम्हारे सीने पर मारता। कोई भी मर्द अपने होने वाले दुल्हन को किसी भी गैर मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हैं। अनबिलीवेबल। अब्रिश ने तासब बड़ी नजरों से अमीना खानम को देखा। हाँ, हम औरत है, इसलिए ये सब बातें कर रहा है। अगर तुमने जरान के साथ नहीं रहना था, हम अपनी मंगनी वाला दिन डट जाता, तब तो हम तुम्हारा साथ देता। तुम जरान को इस साथ तक लेकर ही क्यों आया? जब तुमने ये ताल्लुक नहीं निभाना था, तुम इसके साथ निकाह करने के लिए हवेली क्यों आया? तब तो इसने तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखा था। अमीना खानम ने अब्रिश को देखते सवाल किए। बड़े जिड़गे में तुमने इसके ही भाई के साथ निकाह करने को कह दिया। तुमको एक बार भी तब अपने औरत होने का ख्याल नहीं आया। तुम बार बार अपने वनी होने का बात करते हैं। अगर तुम वनी में होता तो कभी इस कमरे में मेहरानी की तरह ना रहता। वनी में आई हुई लड़की के लिए इसका शोर ऐसे चीख चीख कर आधी रात को थप्पड़ का हिसाब नहीं मांगता। तुम जानता है तुम्हें दुल्हन बनाने पर जुनैया खानम ने कितना वलवलिया किया है। इस सब का असर अबीर पर पड़ेगा। मगर जरान अपनी बात से पीछे नहीं हटा। वो अपना वलीमा करके सब पर तुम्हारी हैसियत का तयन करना चाहता है। अभी भी तुम अपने वनी होने का मातम मना रहे। सब बातें तो सारी ठीक थी इसकी। अगर तुम वनी में आया हुआ लड़की होता, हम सब तो तुमसे बाद में हिसाब लेते। पहले मेरा बेटा बिस्तर पर सबसे पहले तुमसे हिसाब लेता। इसका दिन रात मर्दान खाने में गुजरने से साबित होता है इसने तुमसे अभी तक अपना हक नहीं लिया। और वो तुम किसको इज्जत दे? क्या चाहता है तुम? और वो क्या तुम्हें कितनी इज्जत दे? क्या चाहता है तुम? अमीना खानम सवाल करते अब्रिश पर अपनी भड़स निकाल रही थी।
जो जरान खानजादा के बेरौनक चेहरे को देखते इनके अंदर शिद्दत अख्तियार कर रही थी। आप सब झूठ बोलते हैं, मेरा भाई कातिल नहीं है, इसलिए कोई मुझसे हिसाब लेने का हक नहीं रखता। अपरिश चटकते हुए बोली, कातिल का जुर्म अदालत में साबित करती है, या फिर जहां का जिरगा। तुम्हारा भाई का कत्ल साबित हो चुका है, तुम्हारा रोना और चीखने से कुछ नहीं होगा। अब इन सब बातों को छोड़कर अपना रिश्ता पर तवज्जो दो। जरान शौहर है तुम्हारा, वो दिन रात मर्दाना खाना में या फिर डेरे पर गुजारता है। कभी सोचा है इसमें तुम्हारा और इसका इज्जत कितना घट रहा है? आज दुल्हन की तरह बन संवर कर जरान को इसका हक दो, ताकि तुम्हारा इज्जत हमारी नजरों में भी बढ़ सके। अगर तुम ये नहीं कर सकता तो बता दो, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लेता है। अमीना खानम गुस्से से बोलते हुए चली गई थी। अबीर डल गोल्डन कलर की मैक्सी पहने हुए थी, ज्वेलरी में गोल्ड का मैरून जरकून में ग्लोबंद और जमके पहन रखे थे। मांग टेका लगाए नाजुक सी मोतियों वाली नथ पहन रखी थी। आंखों पर गोल्डन ग्लेटिव मेकअप किया हुआ था। डीजल ग्रे आंखों में आज का जेल भी बहुत गहरा लगाया हुआ था। न्यूड लिपस्टिक लगाए वो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी, लेकिन उनका नसीब बिल्कुल आसमान से जैसे उतरी जैसा नहीं था। वो तो उसका नसीब शैतानों जैसा था, जो हर वक्त उस पर जुल्म होता था, बल्कि सब भी दुल्हनों के साथ इधर हवेली में जुल्म हो रहा था। इस वक्त जनान खाना में सिर्फ अब्रिश और अबीर ही मौजूद थी। मेहमान तकरीबन सारे ही चले गए थे। बहारे भी शाम को अपने ही कमरे में चली गई थी। अब्रिश और अबीर अभी अभी लाउंज में दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। अब्रिश जो ग्रे कलर की मैक्सी में मलबूस थी, हीरे का नाजुक सा नेकलेस जिसके साथ टॉप्स पहन रखे थे, नाजुक सा मांग टेका लगाया था, आंखों पर स्मोकी मेकअप किया हुआ था। वो नजर लग जाने तक हसीन लग रही थी। मुतनासिब सरापे में स्टाइलिश और जदीद मैक्सी में इसका संगे मरमर सा बदन क्यामत ढा रहा था। दोपहर से वो यहाँ बैठी थी। बैठ बैठकर इसकी कमर तख्ता हो चुकी थी। भूख से इसका बड़ा बुरा हाल हो रहा था। कल दोपहर में इसने चंद लुकमे दरख्शां के कहने पर जबरदस्ती जहर मार के किए थे, मतलब के जहर के बराबर खाए थे। इसके बाद अब तक इसने कुछ नहीं खाया था, ना किसी ने इससे खाने का पूछा था। अबीर और बहारी ने इसके सामने ही खाना खाया था। दरख्शां ने इससे पूछा था, मगर इसने मना कर दिया था। अबीर और बहारी को मीना खानम ने जबरदस्ती खाना खिलाया था। अबरिश ने अपनी आंखों में आई हुई नमी बेदर्दी से साफ की। इसे सुबह से जिले बहुत याद आ रही थी। यहाँ किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी, इस सितमगर को भी नहीं, जो इससे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता है। इसका हर दावा इसके हर वादे की तरह झूठा साबित हुआ था। अबरिश की कांच सी आंखें एक बार फिर से शिद्दत ग्रे से गुलाबी हुई। अबरिश ने इर्द गिर्द नजरें दुराई। दरख्शां कहीं नजर नहीं आई थी। खुद से उठकर यहाँ से जाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। वो शायद कुछ देर और इधर बैठती तो अपने हवास खो बैठती। भूख और मुसलसल ज़हनी दबाव में रहने से इसे अपने एसाब चटकते महसूस हो रहे थे। अबरिश गहरा सांस लेकर सोफे से उठी ही थी कि जरान मर्दाना खाने वाले हिस्से से आता दिखाई दिया। इसके भारी कदमों में इसके बारब शख्सियत की झलक नुमाया थी। ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट ही मर्दाना शाल ओढ़ रखी थी। व्हाइट शलवार कमीज में इसका दराज कद और सुरख सफेद रंगत नुमाया हो रही थी। घनी बियर्ड इसके वजीह चेहरे को और खूबरू बना रही थी। वो अपने मखसूस स्टाइल अपने मुंह पर हाथ फेरते जनान खाने की तरफ आ रहा था। अब्रिश का दिल जोरों से धड़का था। बदन में कपकपाहट तारी हुई। जरान की नजर अब्रिश पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए ठक ठक कर रुका था। दूसरे ही लम्हे अपने नजरें फेरता इसके वजूद से मुकम्मल अनजान बन चुका था। अब्रिश अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते हुए दोबारा से सोफे पर बैठे। इसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी वो इसकी मौजूदगी में अपने कमरे में जाती। जरान को देखते ही अबीर चमकते चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई। इसकी आदत थी, वो जब जरान को देखती थी इससे खड़े होकर मिलती थी। वो भी इसे सबके सामने बहुत मोहब्बत और मान से गले लगाता था। कैसा है मेरा बच्चा? जरान ने अबीर को अपनी बाहों के हल्के में लिया, हमेशा की तरह इसके माथे पर अपने लब नरमी से रखे। बस ये एक्ट मुझे मर्दों का बहुत अच्छा लगता है, जब वो अपनी बहन या अपनी वाइफ के माथे पर अपने लब रखकर प्यार से बोसा देते हैं। ठीक हूँ लाला, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सोफे पर बैठ बैठ कर अब मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। अबीर ने इसके सीने के साथ लगे बच्चों की तरह मुंह बनाते कहा। जबान इसके नखरे उठाता था, वो नखरे उठवाती थी। तो तुम्हें किसने कहा था तुम यहाँ बैठो, तुम अपने कमरे में चली जाती। जरान ने इसे बाजू से हल्के में लिए प्यार से कहा। आपने ही तो कहा था लाला, आप मुझे दुल्हन बना देखना चाहते हैं, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। अबीर ने इसके सीने से सर उठाते हुए कहा। हाँ, तो मैं अपने बच्चे को इसके कमरे में आकर देख लेता। जरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अबीर जरान की बात पर गहरा मुस्कुराई थी। मैं कैसी लग रही हूँ लाला? अबीर ने जरान से दूर होते पूछा था। बिल्कुल एक शहजादी की तरह, जरान ने प्यार से कहते अपनी जेब से 1000 की नोटों की गड्डी निकालकर अबीर के सर से वारी।
जरान के इतने प्यार पर इसकी आंखें नम हुई। काश उधर कोई गरीब हमारे जैसा ही होता, 1000 के नोटों की दत्ती उसके हाथ में पकड़ाई जाती। जस्ट शोक इट। नेक्स्ट स्टार्टेड। क्या हुआ है अबीर, तुम रो क्यों रही हो? जरान बेहद परेशानी से इसके गाल पर हाथ जमाते पूछा था। वो इसे लेकर बहुत हसास थी, मगर असफंदियार खान से निकाह के बाद वो बहुत ज्यादा हसास हो गया था। वो अब तक खुद को माफ नहीं कर पाता था कि जब तक वो बढ़ के निकाह में थी, वो इसकी ख्वाहिशात के लिए स्टैंड ना ले सका। जब इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से रोका गया था, वो इस वक्त अमेरिका में था। समीउल्लाह दरीद खान ने इसकी एक नहीं सुनी थी। इसकी मर्जी के खिलाफ जाकर इसका भी ए ग्रेड्स में कॉलेज में एडमिशन करवाया था। जिल्लिक अपनी मर्जी से छुप के निकाह करने के बाद दरीद खान को एजुकेशन के खिलाफ थे। को एजुकेशन के खिलाफ थे। को एजुकेशन मतलब जहां लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, जिसमें बबर जलती हुई तेल पर काम करता था। वो डट गया था कि किसी सूरत अबीर को एजुकेशन में दाखिला नहीं लेने देगा। बबर की हरकतों पर भी वो खामोश रहा था, सिर्फ सिर्फ असफंदियार खान की वजह से। अब वो फिर इसकी वजह से असफंदियार खान के निकाह में चली गई थी, मगर अब वो इस पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लल्ला, आपके इतने प्यार पर मेरी आंखें भीग गई। अबी ने नम लहजे में जवाब दिया, मतलब भीगे लहजे में जवाब दिया। जरान ने इसे फिर से अपनी बाहों में पड़ा था। अब वो इसके सीने पर सर रख के छोटी छोटी बातें कर रही थी। अबरिश ने अपनी गुलाबी होती आंखों को टिश्यू से रगड़ा। इसे जिले अनाया अहल की याद शिद्दत से आई थी। जरान के इग्नोर करने पर भी इसका दिल भर आया था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं, यहाँ कोई भी इसका ना था। अब्रिश को अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। आंखें बड़ बड़ आ रही थी, जैसे वो टिश्यू से बेरहमी से रगड़ रही थी। असफंदियार खान लाउंज में दाखिल होता तो अबीर को जरान के सीने के साथ लगे देखकर इसके तन बदन में आग भड़क उठी थी। असफंद एक ही जुस्त में आगे बढ़ता इसे जरान खान ज्यादा की बाहों के सार से खींच चुका था। अबीर असफंदियार खान के फराक सीने से आ टकराई थी। अबीर ने असफंद के सीने पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से असफंदियार खान को देखा, जो जरान को सर्द नजरों से घूर रहा था। ये क्या हरकत है? जरान ने लब बेचते हुए पूछा। ये तुम्हारी अब बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है। दूर रहो इससे। मुझे तुम्हारा इसके करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। असफंदियार खान शटर बड़ निगाहों से जरान को घूरता हुआ बोला। अबीर के आगे बढ़ने पर इसकी कलाई दबोचते हुए इसे सर्द नजरों से जरान की तरफ बढ़ने से रोका था। अबीर इसकी सर्द नजरों में छुपी शर्मजिश महसूस करते वहीं रुक गई थी। इसकी सख्त खुरदरी उंगलियां अबीर की चूड़ियां पहनी कलाई में गड़ ही जा रही थी। कांच की कई चूड़ियां टूटकर इसकी कलाई में प्योसत हुई, मगर असफंदियार खान इश्तियाल और सफाकी से मुसलसल अपनी गिरफ्त बढ़ाते जा रहा था, जिसकी तकलीफ वो अपने लब काटते हुए बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। इसने एक मर्तबा भी खुद को असफंदियार खान के सार से छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। जरान खानजादा की आंखों से इसकी आंखें में आई हुई नमी मख्फी न रह सकती थी। वो पलकों को झपकते अपने आंसू मत आने से रोक रही थी। जरान ने अबीर की कलाई पर इसकी वैश्य गिरफ्त देखते अपने जबड़े बुरी तरह भेजे थे। दरख्शां, जरान गुस्से से दौड़ा था। इसकी दाढ़ पर सोफे पर बैठी अबरिश तक लड़स उठी थी। दरख्शां जरान की दाढ़ पर भागती हुई आई थी। जी लाला, दरख्शां ने पास आते कहा। अबरिश को इसके कमरे में ले जाओ। जरान इसकी सर्द नजरें असफंदियार खान पर जमी थी। वो अबरिश के सोफे के आगे खड़ा था, ताकि अबरिश के सजे संवरे रूप पर इसकी नजर ना पड़े। इससे जितना भी लाताल्लुक हो जाए, इस पर किसी की भी नजर पड़े, भला ये कहाँ बर्दाश्त था। और असफंद की नजर तो किसी तौर पर भी इस पर गुबारा ना थी, क्योंकि अबरिश तो पहले ही असफंदियार खान से शादी करना चाहते थे। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि असफंदियार खान की जो नजर है वो अबरिश पर पड़े। दरखशां ने अबरिश की मैक्सी संभालते ही इसे उठने में मदद की। इसे लिए वो सीढ़ियों की जानब बढ़ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बहन है मेरी अभी, तुम कैसे इसे मेरे करीब आने से रोक सकते हो? जरान ने गुस्से से कहते असफंद की गिरफ्त अबीर की कलाई से आजाद करवाई। इससे पहले वो अपनी तरफ खींचता, असफंद ने इसे बाजू से पकड़े अपने पुश्त के पीछे किया। अपनी पुश्त के पीछे किया मतलब अपनी कमर के पीछे किया। बहन थी, अब मेरी बीवी है। मैं जिसे चाहूंगा ये मिलेगी, जिसे चाहूंगा ये नहीं मिलेगी। असफंद ने कहर भर निगाहों से जरान को घूरते इसे अपना फैसला सुनाया था। तुम मुझे मेरी ही बहन से मिलने से नहीं रोक सकते। जरान ने असफंद को गुस्से से पड़े धकेला था। असफंद पीछे को होते लड़खड़ाया था। असफंद ने जोरदार मुक्का इसके जबड़े पर जड़ दिया था। जरान के होंठों से खून तेजी से बहने लगा। लाला, अबीर तरफ कर आगे बढ़े। असफंद यारखानी से अब बाजू से झगड़ चुका था। असफंद लाला, अबीर ने बहते आंसुओं के साथ इसे मलतेजी निगाहों से देखा। अबीर कमरे में जाओ, असफंद ने स्पॉट लहजे में कहा। असफंद लाला के होंठों से खून निकल रहा था। अबीर ने तड़पते हुए जरान को देखा था। जरान अब खामोशी से कर अपने होंठों से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ करते असफंद यार खान को देख रहा था।
अबीर जिस तरह इसे देखते रो रही थी वो खुद पर काबू पाए खामोश हो गया था। अबीर कमरे में जाओ, अब की बार असफन दहाड़ा था। अबीर ने लपकारते बेबसी से जरान को देखा जिसने इसे आंखों से इशारा करते कमरे में जाने को कहा। अबीर अपने आंसू साफ करते खामोशी से वहां से चली गई। अबीर के जाने के बाद जरान ने पूरी कुव्वत से मुक्का असफंदियार खान के मुंह पर जड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी बहन से मिलने से रोकोगे और मैं रुक जाऊंगा? देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। जरान गुस्से से चीखा था। असफंदियार खान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जरान के मुंह पर इकट्ठे दो तीन मुक्के जड़ दिए थे। मैं रोकूंगा, मैं इसे हर चीज से रोकूंगा जो इसे खुशी दे। तुमसे वो बहुत मोहब्बत करती है, मैं इसे तुमसे दूर रखूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, असवर ने गुस्से से गिरते हुए कहा। पता है मैं तुम्हारे इतने वार कैसे सह गया हूँ। तुम मेरी अबीर के शोहर हो, चाहता तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकता था, मगर मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर इसे तकलीफ पहुंचाओ, क्योंकि इसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। हत्ता कि तुम जैसा इंसान इसकी मोहब्बत के लायक नहीं है। जरान फूलती रगों के साथ बोला। मोहब्बत तो वो तुमसे भी करती है, बल्कि बहुत ज्यादा करती है। लाइक तो तुम भी इसकी मोहब्बत के नहीं हो। असफन तंजिया मुस्कुराया था। देखो असफन, अबीर बेकसूर है, इसे गलती से भी कोई तकलीफ ना पहुंचाना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इसके शोहर हो। जरान ने असफन के करीब होते इसका गिरेबान झगड़ा। ये क्या हो रहा है? दरीद खान जरान खाने के लाउंज में दाखिल होते गिरते हुए बोले। तुम लोगों को कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? अभी मर्दान खाना में कितने ही मेहमान बैठे थे, तुम लोगों की आवाज दरक तक आ रही थी। तुम लोगों की आवाज उधर मर्दान खाने की तरफ तक आ रही थी। क्या सोच रहे होंगे सब? बड़ों का लिहाज तुम दोनों भूल चुके हो, अपने बीच रिश्ते का ही लिहाज कर लो। दरीद खान ने करीब आते इन दोनों को खर्चमगीन निगाहों से घूरते हुए लताड़ा। और जरान तुम इस इलाके के सरदार हो, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं तुम सरदार हो। दरीद खान ने अब की बार जरान को सर्द नजरों से घूरा था। जरान असफन पर कैद बार निजार डालते लंबे लंबे डग बढ़ते जरान खाने का दाखिली दरवाजा बूढ़ कर गया था। दरीद खान की सख्त नजरों का रुख अब असफंदियार की तरफ था। असफंदियार भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 45। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो ये अपने भाई के साथ आप लोग ना इंसाफी करने हैं। आप लोगों को भी फिर असफंदियार खान और जरान जैसा शोहर मिलेगा मारने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको बहुत ही प्यारे अच्छे से प्यार करने वाले हस्बैंड मिलेंगे, जैसे वो शादी से पहले करते थे वैसे ही शादी के बाद किया करेंगे। और मर्दों को बहुत ही प्यारी बीवियां ये जैसी अब्रिश जैसी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। असफंदियार खान गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। वो शदीद तैशो इश्तियाल से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। अबीर अपनी मैक्सी की जिप खोलते इसे उतारने ही लगी थी कि असफंदियार खान को अंदर दाखिल होता देखकर सुरख पड़ते इसने रुख पलटते अपना बढ़ाना पुश्त छुपाई थी। असफंदियार खान की निगाह इसकी दो दहाइया बढ़ाना शवाब पुश्त पर पड़ चुकी थी। सामने लगे मिरर में भी इसकी पुश्त का अक्स नमाया था, मतलब इसकी कमर का अक्स जाहिर हो रहा था। असफर ने इसकी पूछते निगाहें हटाते गुस्से से इसके चेहरे पर निगाह डाली। वो कुछ लम्हों के लिए अपनी निगाहें हटाना भूल चुका था। अबीर के सिल्की सुनहरी बाल खुले थे। वो ज्वेलरी पहने नफासत से किए हुए मेकअप अब गजबनाक ढा रही थी। इसकी हिजल गड़े आंखों में गहरा काजल था जो इसके रोने की वजह से थोड़ा फैल चुका था। फैला हुआ काजल और आंखों का गुलाबीपन इसकी गहरी आंखों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा चुका था। इस पर मुत्साद इसके शोल्डर से फिसलती मैक्सी जिसे वह मुश्किल से अपने हाथों से जकड़ते संभालने की कोशिश कर रही थी, इसकी गहराइयों में इसकी शिद्दतों के निशान मौजूद थे, जिसे देखते असफंदियार खान की निगाहों में कल रात का एक एक पल घूमा था। असफंदियार खान ने बहुत मुश्किल से अपनी नजरें अबीर के सरापे और इसके मासूम हुस्न से हटाई थी, जिसे पल में बेचैन कर चुका था। वो अपनी कैफियत पर काबू पाते अबीर के करीब हुआ था। तुम आइंदा जरान के करीब नहीं जाओगे, जहां इसे देखोगे इसे मुकम्मल इग्नोर करोगी। असफंदियार खान ने अबीर को सर्द नजरों से घूरते तंबिया की। ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने लाला को देखते इनके करीब ना आ जाऊं। और आपने क्यों मेरे लाला पर हाथ उठाया? वो आपसे आराम से बात कर रहे थे, फिर मेरे लाला पर क्यों हाथ उठाया? अबीर ने असफंदियार खान के गिरेबान को अपने हाथों से जगड़ते भीगी आंखों से पूछा। जरान पर वो एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अबीर की मैक्सी शोल्डर से फिसलती सीने तक ढल की, जिसे देखते अबीर की रंगत लम्हों में सुर्ख पड़ी। इसने अपनी हिजल ग्रे आंखें फैलाई। असफंदियार खान की नीली आंखों में झांकना था। हिजल ग्रे आंखों में बैक वक्त शर्मो खफत नमी सरा समीगी छाई थी, जिसे देखते वो महसूस हुआ। असफंदियार खान ने सामने मिरर में इसकी बढ़ाना कमर के लिश्कारे देखते अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। इसे खुद से अलग करते दीवार के साथ लगाया। ये मेरे करीब आने का कौन सा तरीका है? तुम्हें लगता है ये सब करके तुम फिर से मेरे करीब आ जाओगी? ये तुम्हारी भूल है। असफंद इसके तराप में अपने दोनों हाथ जमाते गिराया, क्योंकि उसने उसको कहा हुआ था कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे जिस्म से ही
प्यार करता हूँ तो आइंदा के बाद मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगा। कल रात भी आप मेरे करीब आए थे, मैं नहीं। आप शायद भूल रहे हैं कि इस वक्त भी आप ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए हैं, जबकि आपको पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। अबीर ने असफंदियार खान की आंखों में से देखते जताया, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ मौजूद हो, मगर ड्रेसिंग रूम में एक अदद दरवाजा होता है जिससे गुजर कर मैं आया हूँ, इसे लाक करके कपड़े बदलती, जबकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। असफंदियार खान ने इस्तजाइया लहजे में जवाबी कार्रवाई की, तुम इतनी भी सीधी हो जितनी दिखती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी यही सजा है। तुम अब ताउम्र सिर्फ एक रात की दुल्हन रहोगी, जिसे अब कभी अपने शौहर की मोहब्बत और कुर्बत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसे दर्द देना चाहता था। इसे हवेली में मेरी दूसरी बीवी बनकर रहोगी, जिस पर मैं दूसरी नजर डालना भी गवारा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे सामने दूसरी शादी करूंगा, और तुम अपनी आंखों से देखोगी, तुम्हारी तरफ कर देख तुम्हारा भाई कैसे बेबसी से फड़फड़ा कर रह जाएगा। असफंदियार खान अबीर की हिजल गिरे आंखों में देखते सर्द लहजे में कहते मुस्कुरा गया था, भूले मत, आपकी बहन मेरे भाई की बीवी है। जो तकलीफ आप मेरे भाई को देना चाहते हैं, कहीं आप ही बेबसी से फड़फड़ा कर न रह जाएं। अबीर भी दो जवाब देते हुए मुस्कुराई थी। अबीर भी वैसे वाहद लड़की थी जो आगे से पूरा वार करती थी, लेकिन फिर भी वो एक औरत थी, बेचारी क्या कर सकती थी। अबीर, असफंदियार खान ने दौड़ते हुए अबीर के तराब में जोर से मुक्का मारा। वो इतनी तेजी से दौड़ा था कि अबीर की रंगत पल में जर्द हुई, आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था। आइंदा मेरी बहन का नाम मत लेना अपनी जुबान से, समझी तुम, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा, समझी तुम। असफंद खान ने बर्फीले लहजे में वार्न किया। अबीर इसे शदीद गुस्से में देखकर खामोश हो गई थी। अबीर असफंद को दोनों हाथों से खुद से पड़े धकेलते अलमारी की जानब बढ़ी, अपनी मैक्सी को कंधों से ऊपर करते, कपड़ से अपनी शाल निकालते, खुद पर अच्छी तरह लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, असफंदियार खान की सर्द पुकार पर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए वो रुकी थी। वो रुकी जरूर थी, मगर पलटकर असफंद को नहीं देखा था। असफंद बारीक कदमों से चलता हुआ अबीर के मुकाबले आया। तुमने मुझसे पूछा था कि कैसे मुमकिन है कि तुम जरान को देखो और इसके करीब ना जाओ। अच्छा सवाल था तुम्हारा। हम, इसने अबीर को गहरी नजरों से देखते अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हंकार पड़ा था। तुम अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, ना ही तुम्हें जरान खान ज्यादा दिखेगा, ना तुम इसके करीब जाओगी, ये मेरा हुक्म है। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। असफंद रोहनीयत बड़े अंदाज में हुक्म देता वहां से चला गया था। अबी ने अपनी आंखें मेजते कितने ही आंसू अपने दिल में उतारे थे। अब रिश दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। कमरे में आकर इसने लिबास चेंज नहीं किया था। वो जरान खान ज्यादा का इंतजार कर रही थी। कल से इसका ध्यान जरान की तरफ ही था। जब वो अमीना खानम और रजनिया खानम से बाज परस कर रहा था, इसे एहसास हुआ था शायद इससे जरान को समझने में गलती हुई है। इसके जख्मी हाथ के मुतालिक सोचते हुए भी इसे तकलीफ हो रही थी। इसकी भी कुछ समझ नहीं लगती, कब उससे मोहब्बत करने लग जाती और कब उससे गिले शिकवे। रुजनिया खानम के ताने देने के बाद इसे एहसास हुआ था इस दिन जिरगे में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इसने अपनी हमाकत में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो इसकी बीवी थी इस हवेली में, इस कमरे में अब वो इसकी बीवी की हैसियत के तौर पर थी। इस हकीकत से वो अब नजरें नहीं चुरा सकती थी। वो जरान से सब क्लियर करना चाहती थी, इसे अपना आप सौंपना चाहती थी, मगर इसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। हथेलियां पीसने से नम थी। पिछले 2 घंटों से वो कमरे में इसका इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। अब अपनी बेबसी और जिल्लत पर इसे रोना आ रहा था। निकाहत के 22 चक्कर भी आ रहे थे। वो रोज की तरह शायद आज भी कमरे में नहीं आने वाला था। अबरिश गहरी सांस भरते बेड से उठने ही वाली थी, दरवाजा खुलने की आवाज पर अबरिश संभल कर बैठी। अपने हाथों की कपाड़ छुपाते गहरे सांस भरते खुद को कंपोज किया। जरान अबरिश को बेड पर दुल्हन के लिबास में बैठे देखकर हैरान हुआ, फिर सर झुकता वॉशरूम में दाखिल हो गया था। वो काफी देर बाद शावर लेते व्हाइट ट्राउजर और ब्लैक हाफ स्लीवलेस शर्ट पहने बाहर आया तो वो अभी भी बेड पर बैठी थी। जरान ने जबड़े बेचते हुए अबरिश को देखा, जो बेड पर काफी घबराई सी नजरें झुकाए बैठी थी। वो गुस्से से सुरख चेहरे के साथ इसकी तरफ बढ़ा, अपने हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर इसके करीब गुस्से से फेंका। गीला टॉवल अब्रिज के करीब आकर गिरा तो वो हड़बड़ाकर रह गई थी। जरा समीगी से नजरें उठाकर इस सितमगढ़ को देखा, जो आंखों में शरारे लिए इसे ही देख रहा था। ये क्या नया नाटक है? क्यों बैठी हो इस तरह? मेरी स्टेटमेंट्स, मेरे स्टेपने का मजाक उड़ा रही हो या मुझे आजमा रही हो? जरान इसे देखकर मुश्तिल होते चीखा था। जरान खाना में इसे एक नजर देखकर जो इसकी हालत हुई थी वो वही जानता था। किस तरह इसने अपनी नजरों और अपने मुंह जोर जज्बातों को कंट्रोल किया था। अब वो ऐसे सजी संवरी इसके जबत का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। इसे तो यही लगा था अब्रिश ने अब तक कपड़े बदल लिए होंगे, मगर वो तो दुल्हन के लिबास में पोड़ पोड़ सजी संवरी बेड पर अजमान था। मम्मा, मैं आपके जज्बों का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। अब्रिश ने अपनी भीगी हथेलियां मसलते कपकपाते लब्बों से वजाहत दी। जरान का सर्द रवैया इसके जिस्म से जान ही निकाल गया था। क्यों इंतजार कर रही थी मेरा? जरान ने इसे घूरते कड़े तेवरों से पूछा।
मैं वो अब्रिश ने गहरी सांस लेते बेबसी से जरान को देखा, जो इसे अभी तक सर्द स्पॉट निगाहों से देख रहा था। अब्रिश की आंखें शिद्दत गड़ियां से भीग उठी। क्या वो इतना नहीं समझ पाया था वो दुल्हन के लिबास में अभी तक क्यों है? आप मोड़े ने कहा था कि मैं आपको अपना हक दूं। अब्रिश ने मुश्किल ही कहते अपनी नजरें झुकाई थी। इससे ज्यादा आसान लफ्जों में वो अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकती थी। इसी में ही इसके आड़ तपकर कंदहार हुए थे। जरान का ये सुनकर मजीद पड़ा हाई हुआ। वो इसकी मोड़े के कहने पर इसका इंतजार कर रही थी। इस सब में इसकी अपनी रजामंदी, इसकी ख्वाहिश कोई नहीं थी। यार ये भी बेवकूफ लड़का है। अगर वो उसकी रजामंदी पर करती हो तो वो पहले दिन ना कर लेती। उसका खुद दिल कर रहा था तो वो खुद तुमसे प्यार करती तो आज कह रही थी। इस दिन जिरगे में भी तू गिला फाड़ फाड़ कर बकवास कर रही थी। तब तो कोई शर्मो लिहाज नहीं आया था। जरा ने अपनी मुठिया सख्ती से बेची। अभी तक इसके लफ्ज इसके थोड़े की मानत बरसे थे। अब्रिश, उठो, चेंज करो। मैं ये सब नहीं चाहता। मैं अभी खुद में इतना ज़र्फ नहीं पा रहा कि तुम्हारे करीब आ सकूं। तुम्हारी कुर्बत मेरे लिए जियत के सिवा कुछ नहीं होगी। मैं तुम्हारे करीब आकर वो सब नहीं भूल सकता, तो ना तुम्हारी बेवफाई मुझे कभी भूलने देगी। जरान के अल्फाज सुनते अब्रिश का चेहरा धुआं धुआं हुआ। बेवफाई? अब्रिश ने कपकपाते लब्बों से जेरे लब जरान का अदा किया हुआ लफ्ज दोहराया था। लफ्ज बेवफाई फांस की तरह चुभा था। वो अपनी भारी मैक्सी दोनों हाथों से संभालती बेड से उठते जरान के मुकाबिल जा खड़ी हुई। मेरी हमाकत, मेरी गलती है, आपको बेवफाई का कैसे नाम दे सकती है? अब्रिश ने नम आंखों में चीखते हुए पूछा। जिस दिन तुमने किसी और से शादी का करने का सोचा था, तुम इसी दिन बेवफाई की मर्तकब हुई थी। जरान ने जख्मी लहजे में कहते अपने अल्फाजों पर जोर दिया। अब तुम सोने की भी नहीं बनकर आ जाओ। मेरे नजदीक तुम्हारी वैल्यू पित्तल से भी कम है। यार क्या वैसे बात कही है इसने कि अगर तुम सोने की भी बनकर आ जाओ, मेरे नजदीक तुम्हारी वैल्यू पित्तल की ही रहेगी। तुम्हारे ये खूबसूरत बदन, तुम्हारे हुस्न की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रही। तुम अब कभी भी जरान खानजादा के दिल की धड़कनें नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारी कुर्बत कभी अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं जगा सकती। यहाँ तक है तुम मेरी कभी जरूरत भी नहीं बन सकती। जरान के लफ्ज थे कि नुकीले भाले जो इसे अपने दिल में प्योसत होते महसूस हुए। अब्रिश को अपना वजूद शोलों में लिपटा महसूस हुआ। तौहीनो तहक के एहसास से इसका रंग खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ा। अपनी कम मायगी, अपनी तजलील पर इसका बदन आंधियों की जिद में आया। अगर यही वैल्यू है तो मुझे क्यों मुझसे निकाह किया? मुझे क्यों इस हवेली में कैद करके रखा है? जाने दे मुझे। अब्रिश की इसकी बात सुनते शिद्दत गड़ियां से मिठिया बेटे चीखी थी। क्योंकि तुम जैसी भी हो, अब सिर्फ मेरी हो, मेरी मलकियत हो, जिसके एक बाल पर भी किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं भी। अब तुम यही रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। यही तुम्हारी जिंदगी है, इसे कबूल कर लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। जरान स्पॉट लहजे में कहते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि अब्रिश तेज तेज कदमों से चलते इसके मुकाबले आई। समझ क्या रखा है मुझे? इस हवेली की औरतों की तरह जो आपका हर जुल्म सहेगी और कुछ नहीं कहेगी। मैं सिर्फ आपकी मोड़े के कहने की वजह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे सख्त पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ रहने का। सख्त पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ रहने का, जो औरत को अपने पाँव की जूती समझे। मैं थाड़े पाँव की जूती ना वो वाला सॉन्ग इधर वैसे बनता है। मैं मजबूर हुई हूँ आपसे निकाह करने को, अपने भाई अहल की वजह से। मगर अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप भूल रहे हैं कि मैं अमेरिका की शहरी हूँ। आप मुझे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। अगर मैंने अपनी अम्बेसी फोन घुमा दिया तो खानजादा फैमिली की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब इस दौरान की शर्ट मुठिया में दबोचते हजियानी अंदाज में चीखी थी। इतने दिनों से वो ये सब सहमते सहमते जिसे ज़हनी दबाव से गुजर रही थी, इसका खुद पर जब्त खत्म हुआ था जैसे। आज जरान के हद तक मजीद लफ्जों ने इसके अंदर लावा डेल दिया था। जब वो अपनी गलती मानते इसके आगे जग रही थी, तो वो इसे ठुकरा कर इसकी तजलील कर रहा था। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। अपनी नाकदरी, अपनी जिल्लत पर जैसे वो अपने होशोवास खो रही थी। बकवास बंद करो अपनी, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। जरान इसके हाथों से अपनी शर्ट छुड़वाता हलक के बल धारा। इसकी खौफनाक डार पर अब्रिश का दुल्हन बना वजूद जलजलों की जिद में आया था। तुम्हारी एम्बेसी अभी जरान खानजादा को नहीं जानती, ना ही अभी तुम जानती हो। जिस दिन जान जाओगी, ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात, मेरे सामने नजरें उठाना भूल जाओगी। गलती से भी यह माकत ना करना, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो इसके दोनों बाजुओं पर अपनी आईनी उंगलियां प्योसत किए इसकी कान से भीगी आंखों में देखे गिराया। एक मर्तबा भागकर यहाँ से हमाकत कर चुकी हो। क्या हुआ? यहीं लाकर मैंने तुमने पटकाया। अब की बार जमीन की 7 तहों में तुम्हारा जिंदा वजूद गाड़ दूंगा। तुम अब मरते दम तक जरान खानजादा की बनकर रहोगी। मैं तुम्हें छुऊं या ना छुऊं, मगर अब तुम्हारी परछाई भी कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। यही रहोगी तुम। यही अब तुम्हारा मुकद्दर है। जरान ने इससे बेड पर बुरी तरह पटका था। मूंदे मुंह बेड पर गिरते फूट फूट कर मातम कदा अंदाज में रोई थी। Now you will never able to show your beauty.
टू अदर मेंस ब्लडी वुमेन। अब्रिश के बड़ी दुपट्टे से इसकी दो दहाइया पिछली गर्दन से नीचे हल्की सी झांकती बेदाग सफेद पुष्ट को देखते वो भड़कते हुए बोला था, इस दिन मर्दाना खाना में किसी बेहुदा हुलिया में वो चली आई थी। वो याद करते ही जरान के लहू में तंदो तेज भांपर चिल्ला चुके थे। जरान इसके कैर पर नजर डालते अपनी जैकेट उठाते अपने कमरे की तरफ दरवाजे की जानब बढ़ा। अब्रिश बेड से उठती भागती हुई इसकी जानब बढ़ी थी। मैक्सी में पाँव उलझा था, बुरी तरह पाँव लड़खड़ाया था। इससे पहले वो गिरती जरान खान ज्यादा इसके लड़ते रोते वजूद को मजबूती से अपने बाहों में थाम चुका था। नियाफत से किया गया मेकअप जवाब आंसुओं की नजर होता इसके खूबसूरत चेहरे को मजीद नखार गया था। स्मोकी काजल लगी गुलाबी आंखें, इस पर मुतसाद गनहरी पलकें, पिंक लिपस्टिक से सजे कपकपाते होंठ, हिचकियां भरता लड़सता बदन, फिटिंग मैक्सी में क्यामत ढा रहा था। क्या यार तारीफ बयान की है। वो इसे जख्मी भीगी निगाहों से देखते गहरे सांस बढ़ रही थी। कंदन नशीबो फराज समुंदर में मौजूदों की सूरत का गुमान महसूस हो रहे थे। जरान ने इसके लापरवाह बिखरे शोला ज्वाला रूप से नजरें चुरा गया था। अपर्श ने दोनों हाथों से इसे दूर झटका दिया था। जरान ने इसे एहतियातन और नरमी से छोड़ा था। इसने महसूस किया था वह मुश्किल ही अपने कदमों पर खड़ी थी। अपनी मुठिया बेटियां अब बहुत बुरी तरह हिचकियां ले रही थी। इसका पूरा वजूद हिचकों की जिद में था, हिचकियों की जिद में था। इसकी तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम कितने पारसा बन रहे हो। यही कहा था तुमने निकाह की रात को कि तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगी। अभी भी यही बोल रहे थे कि तुम खुद में ज़र्फ नहीं पाते कि मेरे करीब आ सको, लेकिन तुम कम ज़र्फ हो जरान खानजादा। सुना तुमने, तुम कम ज़र्फ हो। वो इससे दूर होती चीखी थी। अब्रिश के कदम फिर से लड़खड़ाए थे। जरान इसे संभालने के लिए आगे बढ़ा था। वो हाथ के इशारे से सर नफी में हिलाते रोक चुकी थी। जरान इसके अंदर पर लब भेजकर इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। इसके अंदाज पर वो लब भेज के रह गया था। वो ये क्या कह रही है। तुम मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे करीब आ चुके हो। अब सिर्फ तुम नाटक कर रहे हो, ये साबित कर रहे हो कि तुम जैसा कोई नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम खान औरत के बगैर नहीं रह सकते। बेहोशी में अपनी हवस पूरी करते हो, जागते में पारसा बन जाते हो। अब्रिश गले में हाथ रखते टूटे लफ्जों से हिचकियों के दरमियान बहुत मुश्किल बोलते चीखी थी, तुम होश में हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे करीब नहीं आया। अपनी जुबान पर काबू पाओ अब्रिश, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। जरान ने उंगली उठाई तंबिया की थी, जब तुम मेरे करीब नहीं आए तो ये सब क्या है फिर। अब्रिश ने अपना नेकलेस बेरहमी से खींचकर उतारा था। इस तरह बेदर्दी से खींचते पर इसके चेहरे की रंगत इसके साथ की गर्दन पर सुर्ख पड़ी थी। अब्रिश ने अपनी गर्दन के निशान पर हाथ रखा। जरान का दिया हुआ बेरहम निशान अभी तक मौजूद था। जरान वो निशान देखता खामोशी से लब बेच कर रह गया था। तुम मुझे गलत कहते हो। तुमने कब मेरे साथ अच्छा सलूक किया? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मैं तुम्हारी मलकियत बन गई। मेरी मर्जी जाने बगैर मुझे जबरदस्ती हवेली ले आए, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करवा कर मुझसे जबरदस्ती मंगनी कर ली। अमेरिका से आई हुई लड़की जिसने सारी उम्र अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी हो, इसे तुम अपनी मुट्ठी में बंद कैद करना चाहते हो। और मैं तुम्हारी बंद मुट्ठी को तुम्हारा दिल समझकर कैद हो भी गई। मगर मगर जब मेरा सांस घुटने लगा तो मुझे पता चला वो तुम्हारी मुट्ठी है, जहाँ सांस भी तुम चाहते थे। और मुझसे पूछ कर लो, अगर अपने प्यार में कैद करते तो मैं कभी तुम्हारे हिसार से ना भागती। तुम्हारे प्यार की बेड़ियां मजबूत होती तो मैं कभी इन बेड़ियों को तोड़कर इस हवेली से भाग ना सकती। मगर अफसोस, तुम्हारी गिरफ्ती कमजोर निकली। अब्रिश इस्तजाइया हंसी थी। जरान ने अपने लब दांतों में सख्ती से प्योसत किया। अब्रिश को देखा जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। मैं हवेली छोड़कर गई, शायद ये मेरी गलती हो सकती है, मगर मुझे प्यार से कब मनाया तुमने? ऑफिस में आकर भी मुझे धमकाया था, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे अगवा करवाया, मेरी बहन पर बंदूक रखी। तुम जानते थे कि मैं अनाया से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरा भाई कहाँ है? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नशे में मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। मेरे लबों से तुमने इस राज़ और असफन का नाम क्या एक बार भी सुना था? फिर कैसे मुझे बेवफा कह सकते हो? औरत का दिल तो मर्दों की तरह नहीं होता जहां नाम बदलते रहते हैं। तुम जितने भी इस्फाक सही, मगर अब मरते दम तक तुम ही इसका दिल में रहोगे। वो इसका गिरेबान मुठियों में दबोई थे, हजियानी अंदाज में चीखी थी। यार एंड कर गई अब्रिश, यहाँ पर एंड कर गई। इस बात पे लाइक बनता है यार। एंड कर गई। जरान ने नामहसूस अंदाज में इसकी कमर पर हाथ रखा था। इसके बदन के इर्तियाज से लग रहा था कि वो किसी भी पल जमीन बेहोश हो जाएगी। मुझे यहाँ लाकर तुमने लापरवाह हो गए। मैं मर जीऊं तुम्हें परवाह ही नहीं। मैंने कल दोपहर सिर्फ 2 लकमे लिए थे, अभी तक भूखी हूँ। किसी ने मुझसे नहीं पूछा। तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं थी। तुम सच में स्वाक उजर गनमार वैशी खान हो। अब्रिश की इसकी शर्ट थामे हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। यकदम वजरान की मजबूत बाहों में झूल गई थी। शेराम कमरे में दाखिल हुआ तो बाहर कहीं नहीं दिखी थी। शेराम इसे देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो वो वहां भी नहीं थी।
वो लब बेचते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। पहाड़ी की वेडिंग मैक्सी सोफे पर पड़ी थी, इसकी ज्वेलरी भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। शेराम गुस्से से अपने जबड़े बेचकर रह गया था। इसने आज सुबह से रात का इंतजार कितना किया था। वो इसे दुल्हन के लिबास में सजा संवरना देखना चाहता था। वो कैसे इसके देखने से पहले अपना लिबास तब्दील कर सकती थी। शेराम ने गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। पहाड़ी का नेकलेस उठाकर इसने वॉशरूम के बंद दरवाजे पर दे मारा था। बेड पर बैठकर सिगरेट सलगाते अपना गुस्सा कम करने लगा। आधा घंटा गुजर गया था। पहाड़ी अभी तक वॉशरूम रूम से बाहर नहीं आई थी। शेराम तफ्तीश से ज्यादा अंदाज में बेड से उठता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। वो खुलता चला गया था। खाली वॉशरूम देखकर श्रीराम पर हैरतों का पहाड़ टूटा था। वो अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते अपने कमरे से निकलता पहाड़े की कमरे की तरफ गया था। पहाड़े के रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वो खाली था। अरे वहां भी नहीं थी। श्रीराम के खून में उबाल उठे थे। शदीद इश्तियाल से माथे की वेन्स जाहिर हुई थी। श्रीराम ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर पहाड़े का नंबर मिलाया था जो उठाया नहीं गया था। पिकअप द कॉल, डैम इट, आई विल किल यू। श्रीराम पहाड़े का नंबर डायल काटते हुए चीखा था। अब की बार इसकी कॉल काट दी गई थी। श्रीराम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। श्रीराम ने एक बार फिर से पहाड़े का नंबर डायल किया जो फिर से काट दिया गया था। श्रीराम ने दांत पीस से फिर से कॉल मिलाई जो फिर से काट दी गई थी। श्रीराम के दिमाग की फड़कती रगें भड़क उठी थी। श्रीराम ने फोन उठाकर दीवार पर दे मारा था। इफ यू वर इन फ्रंट ऑफ मी डेफिनेटली आई वुड हैव टेक योर लाइफ। अगर तुम मेरे सामने होते तो यकीनन मैं तुम्हारी जान ले लेता। श्रीराम अपना माथा सहलाते हुए गिराया। एक नजर जमीन पर पड़े हुए अपने मोबाइल को देखा जो दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। वो गैजो गजब से दीवार पर मुक्का मारकर रह गया था। श्रीराम ने कमरे में आकर अपने दूसरे मोबाइल से पहाड़ी को कॉल मिलाई जो बिना किसी तवक्कुफ के काट दी गई थी। श्रीराम ने जबत के मारे अपनी मुट्ठी दबोची थी। मेरे लिए तुम्हारा पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए बताना खैर किए मेरा फोन उठाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम अपना चेहरा आईने में देखकर भी पहचान नहीं सकोगी। मिसेस शराब। इसने दांत के जाते हुए पहाड़े को मैसेज सेंड किया था, वॉइस मैसेज। शराब ने मैसेज सेंड करने के 2 मिनट बाद इसे कॉल मिलाई जो अटेंड कर ली गई थी। शराब के नीले रगों वाले हाथ की गिरफ्त फोन पर मजबूत हुई थी। कहाँ हो तुम? शराब ने खुद पर काबू पाते तहम्मुल से पूछा था, मगर फोन पर दूसरी तरफ खामोशी थी। कहाँ हो बाड़े? पहाड़ी की खामोशी महसूस करते शराब ने अपना माथा मसलते हुए अपने लब को हतमुल मकान नरम ही रखा था। इसने फोन उठा लिया था। यकीनन वो हवेली से भागी नहीं थी। शेराम ने अपने दोस्त राबिया के पास हो। बाहर के फोन पर आवाज गूंजी। वहां क्या कर रही हो? शेराम का पारी हाई हुआ था। कल रात तुमने ही कहा था कि तुम मेरी डिग्री को जाया नहीं होने दोगे, ना ही मेरे अस्पताल में जॉब करने पर तुम्हें कोई इतराज होगा। बाहर इतना कहकर खामोश हुई। हाँ कहा था फिर। शेराम इसकी खामोशी पर दांत पीसते गिराया था। फिर समझो आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ। राबिया की मोड़े की तबीयत बहुत खराब है। मैं इन्हें चेकअप करने आई हूँ, इसलिए मैं आज रात इधर ही रुकूंगी। तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो राबिया की फैमिली को। इनके घर में कोई मर्द भी नहीं है, इसलिए बकवास बंद करो तुम अपनी। श्रीराम इसकी बात काटते हलक के बल धारा। श्रीराम की धार पर पहाड़े फोन पर लड़ज उठी थी। मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। शराफत से बाहर आ जाना बहारे। तुमने मजीद कोई बहस या बकवास की, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जिसकी तुम असल में मुस्तहिक हो। और तुम किस सलूक की मुस्तहिक हो मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। शराब ने सर्द स्पाट नजरें कहते फोन बंद किया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपने 2 एपिसोड, एपिसोड नंबर 44 एंड 45। होप सो आप लोगों को ये दोनों एपिसोड बहुत अच्छी लगी होंगी। ये तो मुझे एक न्यू स्टोरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो अभी तक मेरे जेहन से बात नहीं निकली हो, हूर का बाप ही ना निकल जाए वो यार, अहमदी साहब। जिस शक पड़ रहा है, अगर आप लोगों को भी शक है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।